हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। सबको वॉइस क्लियर है? यस सर, गुड इवनिंग सर। यस सर। गुड इवनिंग सर। ओके, ठीक है। हम वेक्टर को अभी आगे कंटिन्यू करेंगे। जो पेपर है उसका डाउट डिस्कशन अभी होल्ड पे रख रहा हूं मैं। आप लोग एक बार सॉल्यूशन पे क्वेश्चंस को मैच कर करके प्रैक्टिस जरूर कर लेना। मेजर टेस्ट की सारे क्वेश्चन भले ही ना करो, इट्स ओके, लेकिन जो जो भी क्वेश्चन इजी मीडियम लेवल के, जो जो भी टॉपिक आपने पढ़ के गए थे, जो भी टॉपिक आपको आते हैं उससे रिलेटेड जो जो भी क्वेश्चन है उनको जरूर एक बार ट्राई करना। अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। ठीक है। वेक्टर में कुछ फंडामेंटल चीजें हमने ऑलरेडी देख रखी थी। अब कुछ थोड़े स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, उनको आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे हेडिंग डालो एक, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर कैसे निकालना है, इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं जेई में। ये कोई वेक्टर है ए मान लो, और एक और कोई वेक्टर है बी मान लो। ये अलग अलग लेंथ के दो वेक्टर हैं, दोनों के बीच में एंगल थीटा दिया हुआ है। वो बोला इसके जो बाइसेक्टर के अलोंग जो एंगल होगा, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के अलोंग जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, ये पता करना है। जो इसके इंटरनल एंगल को बाइसेक्ट करके जाए। वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर ये दिया हुआ है, आपको ये पता करना है कि ये जो वेक्टर होगा ये क्या होगा। ये समझ में आया? करना क्या पता है एवरीवन? यस सर। यस सर। अब कैसे पता करना है ये सोचते हैं। इसके लिए कॉन्सेप्ट ये सोचा कि एंगल बाइसेक्टर निकालना है और रिजल्टेंट का भी यूज करना हो तो एक तरीका कर सकते हैं। क्या तरीका? तो उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं। जैसे एक चीज तो मुझे पता है कि पैरेललोग्राम में अगर ये वेक्टर ए मान लो, ये वेक्टर बी है, तो पैरेललोग्राम को जो डायगोनल होता है वो रिजल्टेंट वेक्टर होता है। पैरेललोग्राम को जो डायगोनल होता है वो क्या होता है? रिजल्टेंट। लेकिन जरूरी नहीं है एंगल बाइसेक्टर हो। पैरेललोग्राम का डायगोनल एंगल को बाइसेक्ट करे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन यही पैरेललोग्राम अगर रोम्बस हो जाए, मतलब अगर इस दोनों साइड्स अगर इक्वल हो जाए, उसी पैरेललोग्राम की अगर दोनों साइड्स क्या हो जाए? इक्वल, अब जो रिजल्टेंट होगा वो आपका एंगल बाइसेक्टर भी हो जाएगा। आप प्रूव भी कर सकते हो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। तो ये जो रिजल्टेंट होगा यही आपका एंगल बाइसेक्टर भी हो जाएगा। तब जब एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो तब। इफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, इफ एडजेसेंट साइड्स, लिख लो, इफ एडजेसेंट sides of a parallelogram are equal। अगर पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स अगर आपस में इक्वल हो गई तो जो रिजल्टेंट होगा वही आपका एंगल बाइसेक्टर भी हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि रिजल्टेंट और एंगल बाइसेक्टर फिर क्या हो जाएंगे? सेम। तो एंगल बाइसेक्टर निकालने के लिए अगर मैंने इस ये जो आपका फिलहाल अभी जो भी ये पैरेललोग्राम है, इसको अगर मैंने रोम्बस में कन्वर्ट कर दिया, इक्वल साइड में कन्वर्ट कर दिया तो काम हो जाएगा। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ? इक्वल साइड करने के लिए वेक्टर ए के अलोंग एक यूनिट वेक्टर कंसीडर किया। वेक्टर ए के अलोंग क्या कंसीडर किया? यूनिट वेक्टर। तो ए के अलोंग एक यूनिट वेक्टर कंसीडर किया, ए कैप, और बी के अलोंग भी यूनिट वेक्टर कंसीडर किया, बी कैप। यूनिट वेक्टर की लेंथ क्या हो जाएगी? इक्वल। इससे फायदा क्या होगा? अब जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट के अलोंग ही मेरा वेक्टर सी हो जाएगा। हाँ, है ना? तो वेक्टर सी क्या हो जाएगा? ए कैप प्लस बी कैप। तो एंगल बाइसेक्टर और रिजल्टेंट क्या हो जाएंगे? अब सेम। एंगल बाइसेक्टर और रिजल्टेंट क्या हो जाएंगे? अब सेम। तो लॉजिक क्या डेवलप किया कि अगर आपको एंगल बाइसेक्टर निकालना है तो आप दोनों वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर कंसीडर कर लो और उनका वेक्टर एडिशन कर दो। यूनिट वेक्टर निकाल के उनका वेक्टर एडिशन करोगे तो आपको एंगल बाइसेक्टर के अलोंग एक वेक्टर मिल जाएगा।
अब ये वेक्टर आगे तक कहीं से कितने भी लेंथ का हो सकता है। अगर आपको फिर इसका यूनिट वेक्टर निकालना तो इसको वापस सी कैप में कन्वर्ट कर सकते हो। सी कैप में कन्वर्ट करके उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना जितना भी वेक्टर आपको निकालना। मान लो आपको बोला है इसके अलावा 5 यूनिट का मैग्नीट्यूड निकालो, तो यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर देना, फिर जो भी वेक्टर चाहिए उसको उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर देना, डिवाइड, मल्टीप्लाई। तो देखो वापिस समझा रहा हूँ, सुनो ध्यान से क्या सीखा अभी तक। अगर आपको एंगल बाइसेक्टर निकालना है, वेक्टर ए दिया हुआ है, दूसरा वेक्टर बी दिया हुआ है। सबसे पहले आप क्या करोगे, यूनिट वेक्टर निकाल लोगे दोनों के अलावा। तो ये मान लो आपका ए कैप है, ये आपका बी कैप है। आप ए कैप बी कैप से जो सेम लेंथ से जो पैरेललोग्राम बनेगा, सेम लेंथ से जो पैरेललोग्राम बनेगा उसका डायगोनल ही आपका एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। उसके डायगोनल के अलोंग ही आपको क्या मिल जाएगा, एंगल बाइसेक्टर। तो ये जो हो जाएगा ये आपका रिजल्टेंट भी होगा और एंगल बाइसेक्टर भी होगा, और इसके अलोंग वेक्टर क्या हो जाएगा, ए कैप प्लस बी कैप। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. अब कभी कभी बोलेंगे फाइंड द एंगल बाइसेक्टर ऑफ यूनिट 5 यूनिट। तो अगर 5 यूनिट का निकालना है तो मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। आपको मान लो ये लेंथ है ओडी, तो ओडी वेक्टर क्या हो जाएगा, इसके अलावा वेक्टर है सी वेक्टर, तो सी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सी कैप। डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सी कैप, और मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ओडी का मैग्नीट्यूड। ध्यान रखना ये अपने डायरेक्शन, इसके अलावा एक वेक्टर निकाला है, उसकी लेंथ कुछ भी हो सकती है। ए कैप प्लस बी कैप की लेंथ तो कुछ भी आ सकती है, छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। अगर मुझे ओडी लेंथ पता करनी है तो मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई। डायरेक्शन कैसे निकलेगा, सी कैप से। अंडरस्टूड? Yes, sir. ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लिख लो, पहले उतार लो, ये उतारो जल्दी से। लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. देखो फाइंड दी एंगल बाइसेक्टर, फाइंड द एंगल बाइसेक्टर of length 5 units या फिर ऐसे लिखो, फाइंड द एंगल बाइसेक्टर ऑफ वेक्टर्स a equal to I cap plus 2j cap minus k cap and vector b equal to 3I cap plus j cap कुछ भी ले लो प्लस 2k cap of length 5 units. Find the angle bisector of A and B of length 5 unit. सबसे पहले क्या निकालोगे, वेक्टर अलोंग, अरे यार शिट पूरा डिलीट हो गया। ए वेक्टर कितना था बताना वापिस, I cap plus 2j cap minus k cap. एक मिनट वापिस बोलना क्या, I cap plus 2j cap minus k cap. आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप। वेक्टर बी कितना था, 3I cap plus J cap minus 2K cap. ओके। और लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर बोला था कितना, 5 यूनिट। 5 units. अब सबसे पहले एंगल बाइसेक्टर के अलोंग एक वेक्टर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले क्या निकालोगे, वेक्टर अलोंग एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर की डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर है, तो बताओ कौन सा होगा, बताओ क्या आएगा फॉर्मूला, ए कैप प्लस बी कैप। ए कैप प्लस बी कैप, अभी तो बताया था।
वेक्टर एंगल बाइसेक्टर के अलोंग वेक्टर क्या हो जाएगा, ए कैप प्लस बी कैप। तो कितना आ जाएगा, ए कैप आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप डिवाइडेड बाय 4 + 1 + 1 6 ए कैप प्लस बी कैप 3 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2 के कैप डिवाइडेड बाय 9 + 1 10 10 14। 14 14. तो ये वेक्टर सी आ गया। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, आई के साथ क्या क्या रहा, थोड़ा कैलकुलेशन लेंदे आ गया, रैंडम लिया था इसलिए। ये आई के साथ आ जाएगा, जे के साथ क्या आ जाएगा, और ये के साथ आ जाएगा। सर सेकंड टर्म में जे प्लस का था। क्या हुआ, ठीक है। तो ये सी वेक्टर आ गया। Yes, sir. तो आपका रिक्वायर्ड वेक्टर क्या कैसा हो जाएगा बताओ, उसका मैग्नीट्यूड कितना लेना है, रिक्वायर्ड एंगल बाइसेक्टर बताओ, मैग्नीट्यूड कितना है, 5। 5. और डायरेक्शन क्या होगी, सी कैप। डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सी कैप, है ना। Yes. अब यहाँ पे खैर कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा, ऐसा इतना टफ आपको आएगा नहीं, आपको सिंपल वेक्टर देंगे ताकि आप सी के पास, अब सी कैप आप निकाल लोगे, इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे और 5 से मल्टीप्लाई करोगे। तरीका समझ में आया करना कैसे, Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. एक बार ये पढ़ो। वेक्टर अलोंग एंगल बाइसेक्टर क्या हो जाएगा, ओ ए कैप प्लस ओ बी कैप। Yes, sir. Yes, sir. कितना आ जाएगा ये, 3 आई कैप, ये जे कैप कैंसिल हो रहा है क्या, सर के कैप है। Yes, sir. तो 3/5 आई कैप माइनस के कैप, चेक करो एक बार। सर सर हाँ 3 है कैप Sir, 4 जे 3 I cap plus 4 K cap आएगा. अच्छा सॉरी, कहाँ पे 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप बाय 5, और यहाँ पे 4 जे कैप। Sir, नहीं 3 अच्छा I cap plus 4 K cap. के कैप, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे के कैप है क्या, ठीक है। इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 3 I cap plus 4 J cap plus K cap. हाँ तो एडिशन कितना आ जाएगा, देखो ये ओ ए कैप निकाल लिया, ओ बी कैप निकाल लिया, 3 आई कैप प्लस ए कैप प्लस 4 जे कैप डिवाइडेड बाय 5। अंडरस्टूड एवरीवन। Yes, sir. तो ये Yes. आपका वेक्टर आ गया अलोंग एंगल बाइसेक्टर। अब इसके अलोंग यूनिट वेक्टर निकाल लें, निकाल लो यूनिट वेक्टर अलोंग एंगल बाइसेक्टर।
हमेशा यूनिट वेक्टर निकाल लिया करो, फिर मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करें। तो देखो 1/5 तो बाहर आ जाएगा, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप, बताओ काई से डिवाइड होगा? 9 प्लस 16 प्लस 1 है ना। Yes, sir. तो ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर अलोंग एंगल बाइसेक्टर। ये कितना आ जाएगा? 1/5 रूट 26 Yes, sir. 26. 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप। ये यूनिट वेक्टर आ गया। अब आपको कितना मैग्नीट्यूड चाहिए? 5. 5। 5. 5 और डायरेक्शन 1/5 रूट 26 इंटू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप। क्लियर है? Yes, sir. तो आपका आंसर आ गया है फाइनल, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ 26। ये ओसी वेक्टर आ गया। ये हो गया इंटरनल बाइसेक्टर। ये क्या हो गया? इंटरनल। Internal. एक्सटर्नल के लिए ओ कैप माइनस ओ ए कैप माइनस ओ बी कैप कर दोगे, प्लस की जगह बस माइनस आ जाएगा। अंडरस्टूड? एक्सटर्नल Yes, sir. Yes, sir. एक्सटर्नल प्लस की जगह आ जाएगा माइनस। तो देखो ये कॉन्सेप्ट था आपका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। यहां तक सबको समझ में आ गया? Yes. Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आपका जो मैंने पढ़ाया था, कोलिनियरिटी ऑफ टू वेक्टर। तो याद करो, देखो इसको थोड़ा ढंग से समझना। मैंने क्या सिखाया? इसमें 2-3 थ्योरम भी है, वो भी। इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर, तो बताओ इन दोनों में क्या रिलेशन आएगा? A is equal to lambda times B. वेरी गुड, वेरी गुड। ए इक्वल टू लेमडा बी, ये तो आपको याद रखना है ये सबको। ए वेक्टर इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, है ना। और दूसरा क्या बताया Yes. था? आई कैप जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट क्या होंगे? इक्वल, मतलब a1/b1 इक्वल टू a2/b2 इक्वल टू a3/b3, ये सब क्या होंगे? इक्वल लेमडा के बराबर। क्लियर है? Yes, sir. अब एक थ्योरम भी होती है, लिखते जाना। इफ a and b are two non-zero collinear vector, then अब इनमें दे कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ईच अदर, मतलब एक्स ए प्लस वाई बी इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। मतलब एक दूसरे के में आपके पास कोई ना कोई रिलेशन होगा, एक्स ए प्लस वाई बी इक्वल टू 0 वेयर एक्स एंड वाई आर सम स्केलर। ए और बी मान लो दो नॉन जीरो वेक्टर है, कोलिनियर वेक्टर है। तो एक तो क्या होता है? ए इक्वल टू लेमडा बी, और दूसरा एक और इसको इसी को एक्सप्रेशन को लिखने का एक और तरीका क्या हो जाएगा? एक्स ए प्लस वाई बी इक्वल टू 0। एक्स ए प्लस वाई बी इक्वल टू 0। क्लियर है? Yes. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। अभी आया कैसे? बहुत आसान है, बहुत सारे तरीके इसको समझने के। जैसे यहाँ पे आपने लिखा ए इक्वल टू लेमडा बी, जहाँ पे लेमडा भी अपने आप में क्या एक स्केलर है, कांस्टेंट है, कोई ना कोई स्केलर है। तो मान लो लेमडा की वैल्यू मैं रख दूं माइनस वाई बाई एक्स, कुछ भी रख सकता हूँ ना, लेमडा है वो तो। ए इक्वल टू लेमडा बी, तो लेमडा तो कोई भी कांस्टेंट है, 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हो। मान लो मैंने इसकी जगह रख दिया कोई नया स्केलर वाई बाई एक्स। वाई और एक्स भी क्या स्केलर ही है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो एक्स ए प्लस वाई भी कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। Yes. हाँ, है ना। Yes, sir. तो ध्यान रखना, इफ ए एंड बी आर टू नॉन जीरो, इफ ए एंड बी आर टू कोलिनियर वेक्टर, तो एक्स ए प्लस वाई बी कितना आता है? 0 आता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? Yes, sir. अब इससे Yes, रिलेटेड sir. एक थ्योरम और आती है जो कि ज्यादा काम की है, उसको लिखो। थ्योरम नंबर 2। लिखो, इफ ए एंड बी आर टू non-zero
नॉन कोलिनियर वेक्टर. If A and B are two non-zero non-collinear vector and it is given that XA plus YB equal to 0. It is given that XA plus YB equal to 0. Then यहां से रिजल्ट क्या आएगा? Then अब देखो A और B आपके नॉन जीरो वेक्टर है और नॉन कोलिनियर भी है. देखो अगर कोलिनियर होते तो एक्स ए प्लस वाई भी जीरो आता ही है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं. अगर कोलिनियर वेक्टर है तो एक्स ए प्लस वाई भी जीरो आएगा, है ना. अगर कोलिनियर वेक्टर है तो एक्स ए प्लस वाई भी तो जीरो आना ही चाहिए. लेकिन अगर नॉन जीरो है, नॉन कोलिनियर है, फिर भी अगर एक्स ए प्लस वाई भी जीरो आ रहा है तो ये जीरो कब आएगा? ये तभी पॉसिबल है जीरो जब एक्स और वाई दोनों को क्या होना पड़ेगा? जीरो. कोफिशिएंट जीरो होंगे तभी जीरो आएगा, अदरवाइज जीरो नहीं. दो नॉन कोलिनियर वेक्टर में कभी भी एक्स ए प्लस वाई भी जीरो आ सकता है क्या? बोलो. अगर नॉन कोलिनियर वेक्टर है, अगर वेक्टर नॉन कोलिनियर है तो एक्स ए प्लस वाई भी शुड भी क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए ना. बोलो. Yes, sir. अगर वेक्टर नॉन कोलिनियर है तो एक्स ए प्लस वाई भी क्या होना चाहिए? नॉन जीरो. क्योंकि कोलिनियर वेक्टर में एक्स ए प्लस वाई भी, देखो सुनो आसान है, कोलिनियर वेक्टर में एक्स ए प्लस वाई भी जीरो होता है और नॉन कोलिनियर वेक्टर में ऑफकोर्स एक्स ए प्लस वाई भी क्या होगा? नॉन जीरो. लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया गया है कि एक्स ए प्लस वाई भी मान लो जीरो आ रहा है, तो जीरो तभी पॉसिबल है जब एक्स और वाई स्केलर दोनों को जीरो होना पड़ेगा, तभी जीरो आएगा, अदरवाइज जीरो नहीं आएगा. नॉन कोलिनियर वेक्टर है तो जीरो नहीं आ सकता. लेकिन अगर जीरो आ रहा है इसका मतलब एक ही पॉसिबिलिटी है कि एक्स और वाई दोनों को क्या होना पड़ेगा? जीरो होना पड़ेगा. तो ध्यान रखना, कभी भी अगर क्वेश्चन में आपको दो नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर में ऐसा रिलेशन जीरो के बराबर दे रखा हो तो ए और बी वेक्टर के जो कोफिशिएंट है उसको आप जीरो से इक्वेट करोगे. अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. अभी और मैं क्वेश्चन करूंगा, डोंट वरी, ये दिमाग में रखना. अगर नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर का आंसर जीरो आ रहा है तो जीरो तभी आ सकता है जब उनके कोफिशिएंट जीरो के बराबर होंगे. तो आपको ऐसे केसेस में कोफिशिएंट को जीरो के बराबर करना है. ठीक है, तो ये दो थ्योरम आपको ध्यान रखनी है. क्लियर हो गया? Yes, sir. ठीक. अब एक नॉर्मल क्वेश्चन है. इफ द पॉइंट दिस विद पोजीशन वेक्टर दिस, पोजीशन वेक्टर याद है ना क्या था? पोजीशन वेक्टर मतलब क्या है? सर जो याद करो. origin से पोजीशन, हाँ, उन पॉइंट्स को अगर मैं ओरिजिन से ज्वाइन कर दूं तो वो पोजीशन वेक्टर होते हैं. Yes, तो आपके sir. पास मान लो तीन पॉइंट्स हैं, ए बी और सी विद पोजीशन वेक्टर आपको दिया हुआ. मतलब पोजीशन वेक्टर गिवन है, मतलब इनको अगर मैं ओरिजिन से ज्वाइन कर दूंगा तो आपको ये गिवन है. ओ ए वेक्टर कितना गिवन है? ये आपका ओ ए वेक्टर हो गया मान लो. ठीक है. दूसरा आपको ओ बी वेक्टर गिवन है तो ओ बी वेक्टर लिख लेना, ये आपका ओ बी वेक्टर. और तीसरा आपको ओ सी वेक्टर गिवन है. क्लियर हो गया? Yes, sir. आपको प्रूव करना है कि ए बी सी कोलिनियर है. अगर सॉरी ए बी सी अगर कोलिनियर तो अल्फा और बीटा क्या होगा? इफ ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट तो अल्फा बीटा क्या होगा? आपको ओ ए ओ बी और ओ सी दिया हुआ. करो ट्राई. इसलिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ा करो. पोजीशन वेक्टर की बन ध्यान रखना. ए वेक्टर ओ ए ओ बी और ओ सी. बच्चे गलती क्या कर देते हैं? इन्हीं को कोलिनियर इक्वेट कर देते हैं, बल्कि आपको पोजीशन वेक्टर गिवन है. ठीक है, ये गलती आपको नहीं करना है. अब बताओ अगर ए बी सी कोलिनियर है तो क्या रिलेशन होगा? इफ पॉइंट ए पॉइंट बी एंड पॉइंट सी आर कोलिनियर, एक ही लाइन में, तो इनमें अपन कैसे क्या रिलेशन डेवलप करें? ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी. नहीं, वो तो लेंदी हो जाएगा. और आसान सोचो. ए बी सी अगर एक ही लाइन में आ रहे हैं तो इनसे, हाँ क्या? A1 by A2 equal to 1 by B2 equal to C1 by C2. नहीं नहीं नहीं, वो भी नहीं. देखो सुनो, अगर ए बी सी आपके एक ही लाइन में आ रहे हैं तो इनसे बनने वाले कोई भी दो वेक्टर सिलेक्ट कर लो. मान लो एक वेक्टर है ए बी वेक्टर और दूसरा वेक्टर है ए सी वेक्टर. क्या ये पैरेलल होंगे एंड कोलिनियर होंगे?
बोलो Yes, Yes, sir. ना। अगर ये 3 पॉइंट एक लाइन में आ रहे तो इनसे बनने वाले 2 वेक्टर क्या होंगे? कोलिनियर। Yes, sir. अब इनमें कंडीशन Yes, अप्लाई sir. कर दो कि ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा? लैम्डा टाइम्स ए सी, है ना? ए बी इक्वल टू लैम्डा ए सी हो जाएगा। क्लियर है? Yes, Yes, sir. Yes, sir. yes, sir. अब ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा? OB minus OA. ओ बी माइनस minus ओ, और ए सी वेक्टर OC minus OC OA. minus OA. Okay. ओ सी माइनस। इसके बाद फिर आप आई कैप जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट को भले इक्वेट करके पता करो अल्फा और बीटा कितना है। करो। यस ऑल। Yes, sir. पता करो अल्फा बीटा। फ्रैक्शन में आएंगे, थोड़े से कैलकुलेशन है। ओ भी कितना हो जाएगा? बी माइनस ए, बी माइनस ए इक्वल टू लैम्डा सी माइनस जे। ठीक है, कैलकुलेशन देख लेना। अब आई कैप का रेशियो आई कैप के साथ जे कैप का रेशियो जे कैप के साथ के कैप का रेशियो के कैप के साथ इक्वेट कर दोगे। a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये लैम्डा सबसे इक्वेट हो जाएगा इक्वल टू जे का रेशियो इक्वल टू के वाला रेशियो। यहाँ -2 आएगा, यहाँ पे कितना आ रहा है? -21. अब यहाँ से अल्फा और बीटा निकलेगा, इक्वेट करते जाओ। इसको इस अल्फा से इक्वेट करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। 21 इंटू 6 माइनस अल्फा इक्वल टू 2 इंटू 9/2 माइनस अल्फा। इसको सिंप्लीफाई करो तो कितना आ रहा है? तो
तो 126 माइनस 18 कितना होगा? 118 इक्वल टू 19 अल्फा, है ना? 19 अल्फा। अल्फा कितना आ जाएगा? 118 बटे 19। चेक कर लो एक बार। सर 108 आएगा। 108 आएगा, सॉरी। अब सही है कि कुछ और आ रहा है? कुछ और आ रहा है क्या? कैलकुलेशन देखो कहीं गलती हुई है क्या? सर वहाँ पे 18 जगह 9 आएगा। यहाँ 9 आएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 117/19। 117। यस सर। ठीक है, क्रॉस चेक कर लेना। दूसरा बीटा वाले को इक्वेट करोगे तो 21 इक्वल टू 2 बीटा माइनस 10। बीटा आ जाएगा 41/2। तरीका समझ में Yes, आया sir. कैसे करना है? अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो बताओ। पोजीशन वेक्टर Yes. गिवन थे, ध्यान रखना। जल्दबाजी में बच्चे गलतियां कर देते, अल्फा/6 और ये सब इक्वेट कर देते कुछ भी। यहाँ पे पोजीशन वेक्टर गिवन है, ओए, ओबी और ओसी दिया हुआ था। उससे पहले अपन ने एबी और एसी वेक्टर निकाला, और एबी और एसी वेक्टर निकाल के उनके आईकेप, जेकेप और केकेप के रेशियो इक्वेट किए, तो वहां से अल्फा बीटा है। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है। अब ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके लिखो। इसका तरीका मैं सिखा दूंगा, अच्छा इलस्ट्रेशन है अपने आप में। पहले क्वेश्चन लिख लो आप लोग। लिख लिया क्वेश्चन? Yes, sir. अब सीखो ध्यान से। ए बी सी आर 3 नॉन जीरो एंड पेयर वाइज नॉन कोलिनियर। पेयर वाइज नॉन कोलिनियर का मतलब दो दो पेयर लोगे तो नॉन कोलिनियर। ए बी, बी सी BC, AC. एंड सी एन ए सी, ये क्या है? नॉन जीरो एंड नॉन कोलिनियर, पेयर वाइज। कितना क्या? Yes. बोलो। यस Yes, सर। sir. अगली लाइन पढ़ो। ए प्लस 3B कोलिनियर विद सी, इसका मतलब क्या है? बताओ इनमें अब क्या रिलेशन? अगर ए प्लस 3B और सी कोलिनियर है तो बताओ क्या रिलेशन लिखो? A बोलो। plus 3B vector equal to lambda C vector. वेरी गुड, यही तो आता है आपको, यही सिखाया था कि नहीं? अगर Yes. दो वेक्टर कोलिनियर है तो क्या लिखोगे? एक को दूसरे का लैम्डा टाइम्स, हाँ है ना? Yes, sir. इक्वेशन नंबर 1। यहां तक समझ में आ गया? जो भी गिवन डेटा उसको ढंग से उतारो। अगला क्या बोला है? बी प्लस 2C इज कोलिनियर विद ए। बताओ यहां से क्या आएगा? B plus 2C B plus equal to lambda. हाँ, अब देखो, अब लैम्डा तो स्केलर है ना, तो यहाँ पे लैम्डा यूज कर ले, तो यहाँ पे कुछ और यूज कर लो, म्यू यूज कर लो, क्योंकि दोनों जगह अलग अलग रखना पड़ेगा ना, सेम थोड़ी हो सकता है ना? Yes, sir. क्लियर है? यस सर। कांस्टेंट अलग अलग यूज कर लेना। यहाँ लैम्डा यूज किया तो यहाँ म्यू यूज किया। इक्वेशन नंबर 2 यहाँ तक समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अब आपको एबीसी में रिलेशन डेवलप करना। पेयर वाइज नॉन कोलिनियर दिए हैं, पेयर वाइज नॉन कोलिनियर दिए हैं। अब मुझे कोई भी दो वेक्टर में रिलेशन एस्टेब्लिश करना। नाउ वी विल किसी भी दो वेक्टर में रिलेशन लाएंगे। ट्राई टू फाइंड रिलेशन बिटवीन एनी टू वेक्टर्स बाय एलिमिनेटिंग एनी वन वेक्टर। किसी एक वेक्टर को एलिमिनेट करके दो वेक्टर में रिलेशन आते हैं बाय एलिमिनेटिंग एनी वन वेक्टर।
तो बताओ किसको एलिमिनेट करें? जैसे यहाँ पे लेमडा सी है, यहाँ पे म्यू है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे टू सी और ए है। किसको एलिमिनेट करना आसान होगा? किसी एक को एलिमिनेट करना, हटाना है। बताओ। बी को सर। हाँ, बी को एलिमिनेट कर सकते हो। यहाँ पे Yes, 3b है, यहाँ पे b है, तो b को कैसे एलिमिनेट करना? इक्वेशन नंबर 1 में से 3 टाइम्स इक्वेशन नंबर 2 कर दे। यस सर। यस 1 सर। में से 3 को, अगर इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके 1 में से सब्सट्रैक्ट करोगे तो b भी उड़ जाएगा। क्या बचेगा? देखो ध्यान से, a, अच्छा ये लेमडा सी को भी उधर भेज देना। a प्लस 3b माइनस लेमडा सी इक्वेशन नंबर 1, या फिर आप ऐसा कर लो, चलो आपको नहीं समझ में आएगा। 1 लिख लो और 3 टाइम्स सेकेंड इक्वेशन को, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो जल्दी से। 1 क्या है? a प्लस 3b इक्वल टू लेमडा सी, और 3 टाइम्स इक्वेशन नंबर 2 क्या हो जाएगा? बोलो। 3b प्लस 6c इक्वल टू 3 म्यू इंटू a। अंडरस्टूड? यस सर। Yes, sir. दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दे तो 3b कैंसिल, क्या बचेगा? a माइनस 6c इक्वल टू लेमडा सी माइनस 3 म्यू इंटू a वेक्टर। हाँ है ना? यस सर। अब पेयर वाइज नॉन जीरो, तो अब सबको एक साथ कलेक्ट कर लो। ए के साथ, बी सी को सी के साथ। देखो क्या आएगा। ए के साथ क्या आ जाएगा? a प्लस 3 म्यू इंटू ए, तो 1 प्लस 3 म्यू इंटू ए वेक्टर। और सी के साथ क्या आएगा? माइनस 6 माइनस लेमडा इंटू सी वेक्टर इक्वल टू 0। क्या यहां तक समझ में आया? यस सर। एक बार सारी स्टेप्स देख लो सब लोग। Yes, sir. अब बताओ क्या करेंगे इसके बाद? इसके बाद क्या तरीका होगा? बोलो। इसके बाद देखो यहां तक अपने पास क्या आ गया फाइनली? अपने पास ये आया 1 प्लस 3 म्यू इंटू ए वेक्टर प्लस माइनस 6 माइनस लेमडा इंटू सी वेक्टर इक्वल टू 0। बताओ इसके बाद क्या करें? सर जो इनके कोफिशिएंट को 0 से इक्वेट कर दें। हाँ, अभी बताया था। हेयर ए एंड सी कैसे वेक्टर हैं? आर नॉन जीरो नॉन कोलिनियर। यस सर। ए और सी नॉन जीरो है, नॉन कोलिनियर है, फिर भी आंसर 0 आ रहा है। तो 0 कब पॉसिबल है? ये 0 तभी बन सकता है जब इनके कोफिशिएंट 0 से इक्वेट होंगे। तो मतलब 1 प्लस 3 म्यू भी 0 होगा, एंड माइनस 6 माइनस लेमडा भी क्या होगा? 0। क्लियर है? यस यहाँ से सर। म्यू आ जाएगा -1/3 और लेमडा आ जाएगा -6। देखो आपको समझना है कैसे यूज किया थ्योरी को। देखो पहले दोनों इक्वेशन को इक्वेट किया, किसी एक वेक्टर को एलिमिनेट कर दिया ताकि दो में रिलेशन आ जाए। तो बी को एलिमिनेट करके ए और सी में रिलेशन डेवलप करा। फिर अपन को जो क्वेश्चन में कंडीशन गिवन थी पेयर वाइज नॉन कोलिनियर, वो यूज किया कि ए और सी यहाँ पे नॉन जीरो नॉन कोलिनियर है, इसका मतलब इनके क्वेश्चन 0 होंगे। अंडरस्टूड? यस सर। अब आप किसी एक में लेमडा जो मर्जी है एक रख दो। मान लो लेमडा की वैल्यू रख देते इक्वेशन नंबर 1 में, पुटिंग लेमडा इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी? a प्लस 3b इक्वल टू लेमडा सी। यहां से रिलेशन क्या आ जाएगा? a प्लस 3b माइनस 6c, और ये इधर आके ऐड हो जाएगा। तो इन तीनों का एडिशन कितना आ रहा है? 0। अंडरस्टूड? और आपको पूछा भी यही था आई थिंक, a प्लस 3b प्लस 6 इंटू सी वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा? तो आप क्या बताओगे? 0 वेक्टर। अंडरस्टूड? यस सर। ये रिजल्ट आएगा, आंसर आएगा। देख लो अच्छे से सारी स्टेप समझ में आ गया। ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। क्लियर है? तरीका समझ में आना चाहिए। कर लोगे सोलह से? यस सर। प्रैक्टिस वापस करना है इसकी। एक ये रिजल्ट भी लिख लो। इफ ए बी सी आर कोलिनियर
ए बी सी जिनके पोजीशन वेक्टर है, वेक्टर ए वेक्टर बी, तो आप क्या लिखोगे, ए बी इक्वल टू लेमडा ए सी है, ए बी इक्वल टू लेमडा बी सी। सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी 0 आएगा, तो वहां से रिजल्ट क्या आएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बी क्या होगा, 0। यहाँ पे एक्चुअली रिजल्ट क्या है, तीन वेक्टर जिसके पोजीशन वेक्टर ए बी सी अगर वो कोलिनियर है, एंड एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी अगर आपको 0 दिया हुआ है, यहाँ से रिजल्ट क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे आप देख लो इनके कोफिशिएंट का सम अपने आप 0 ही आ रहा है। -1 1 प्लस लेमडा माइनस लेमडा का सम कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। क्लियर है? Yes, sir. अंडरस्टूड एवरीवन? Yes. डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट आपको बता दिया था मैंने पहले ही। याद है ना? Yes, sir. चलो Yes, sir. इसको ट्राई करो। ट्राई करो अच्छे से। ए बी 3 आर 3 यूनिट वेक्टर सच दैट a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 8, तो ये क्या हो? उस दिन याद करो एक चीज बताई थी आपको मैंने, a डॉट a कितना होता था? हेलो, a डॉट a कितना आया था, याद करो। Magnitude is square. मैग्नीट्यूड ऑफ a का होल स्क्वायर याद आया, और मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट है। Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे आपको जो अलग अलग चीजें गिवन, आप इसको कैसे लिख सकते हो, a माइनस बी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं? इसको चाहो तो ओपन भी कर सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे कैसे लिखोगे बताओ, a माइनस बी डॉट a माइनस बी। अंडरस्टूड? Yes, sir. ध्यान रखना, a डॉट a को क्या लिखते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ a का होल स्क्वायर। तो किसी भी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होगा, a डॉट a। किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर को क्या लिखेंगे, a डॉट a। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर को क्या लिखेंगे, a माइनस बी डॉट a माइनस बी। है ना? Yes, sir. अब सिंप्लीफाई करो जल्दी से इसको।
करो जल्दी कोशिश। यहाँ से देखो क्या आपके पास रिजल्ट आ रहा है, फिर उसको उस वाले एक्सप्रेशन में यूज कर सकते हैं क्या। एबीसी यूनिट वेक्टर है तो उनका मैग्नीट्यूड 1 होगा। ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम ही होता है, ठीक है। यहां से क्या आ जाएगा, ए बी कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम माइनस ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए वेक्टर सी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, मान लो अल्फा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए और बी वापिस 1 है। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितनी बार हो गया, 4 माइनस 2 कॉस थीटा माइनस 2 कॉस अल्फा इक्वल टू 8। अंडरस्टूड। Yes, तो यहाँ से कॉस थीटा प्लस कॉस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, देखो कितनी आ रही है। ये 8 उधर जाके माइनस हो जाएगा, -4/2 -1/2 आ रहा है क्या। सॉरी, -4/2 -2 आएगा। इधर -4 हो जाएगा, -4 2 से डिवाइड होगा तो कितना होगा, -2। बताओ यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को। yes, sir. कैलकुलेशन चेक कर लो एक बार, सही है कि नहीं। Yes, sir. अच्छा, और दूसरा जो एक्सप्रेशन किया था उसमें क्या आएगा, देखो a प्लस 2b का होल स्क्वायर क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स a डॉट b, है ना। Yes, उधर आ sir. जाएगा a स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर प्लस 2 2 4 a डॉट c। ये कितना आ जाएगा, एक सेकंड, अगले पेज पे लिख रहा हूँ मैं। 1 प्लस, या फिर यहाँ लिख रहा हूँ 1 प्लस 4 कॉस थीटा प्लस 1 प्लस 4 कॉस अल्फा। तो देखो कितना आ जाएगा, 1 प्लस 4 5 5 5 प्लस 5 10 10 प्लस 4 कॉस थीटा प्लस कॉस अल्फा। क्लियर है। Yes, sir. तो कॉस थीटा प्लस कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी गिवन है, -2। मैनिपुलेशन था और कुछ भी नहीं। a माइनस बी का होल स्क्वायर टाइप भी सोच के कर सकते हो। क्लियर है। Yes, sir. ये सारे जेई के देखो वेक्टर के मैनिपुलेटिव क्वेश्चन है, बस सारी स्टैंडर्ड वेराइटी है। आपको क्लास में सीखना है कि कैसे अप्रोच किया जा रहा है। समझ में तो आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इसको ट्राई करो। अब आपको ए और बी के बीच में एंगल निकालना है, तो ए और बी में रिलेशन डेवलप करना है। सी को एक तरफ ले जाओ और फिर सोचो ए और बी के बीच में एंगल कैसे आएगा।
सर एंगल 0 डिग्री है. क्या आ रहा है 0? यस सर. ठीक है, कैसे करेंगे देखो ध्यान से, बताओ क्या तरीका अपनाया. ए बी सी यूनिट वेक्टर है, ए प्लस बी प्लस सी 0 दिया हुआ है, कैसे सोचेंगे. सर a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू माइनस c वेक्टर होगा तो ट्रायंगल्स रूल लगाएंगे. हाँ, सबसे पहले देखो ए और बी में रिलेशन चाहिए तो ए और बी को साथ में रखा, सी को उधर भेज दिया. यहां तक समझ में आया. ए प्लस बी प्लस सी 0 दिया हुआ था, ए प्लस बी इक्वल टू माइनस सी कर दिया. अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर. सबको समझ में आ रहा है. Yes, sir. यस सर. Yes, sir. अब देखो ये कोई ना कोई एक वेक्टर होगा और इधर भी कोई ना कोई एक वेक्टर है. अब ये दोनों वेक्टर देखो, एक वेक्टर दिया हुआ, दूसरा माइनस टाइम सी दिया हुआ है, तो मतलब ये दोनों अपोजिट होंगे. अच्छा, क्या इनके मैग्नीट्यूड बराबर होंगे क्या? यस सर. मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, डायरेक्शन अपोज हो सकती है, लेकिन अगर दो वेक्टर आपस में इक्वल दिए हमें, डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन मैग्नीट्यूड के बराबर होंगे क्या, बताओ. यस सर. अब इसके बाद मैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना चाहूँ, इसका स्क्वायर क्रिएट कर दें, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते, तो क्योंकि मुझे वेक्टर एंगल निकालना है. और ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी, हाँ है ना, यस सर. इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर. अब इनकी वैल्यू रख देते हैं, 1 प्लस 1 प्लस ट्वाइस ऑफ ए, 2a इंटू बी इंटू कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू 1. अब यहां से सिंप्लीफाई कर लो, 1 से 1 कैंसिल, 1 उधर चल जाएगा, तो 2 कॉस थीटा इक्वल टू -1. क्रॉस चेक कर लेना एक बार, तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा, -1/2. अंडरस्टूड एवरीवन? बोलो. यस सर. Yes, sir. सबको समझ में आ रहा है. देखो क्या किया, a प्लस बी इक्वल टू माइनस सी, दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वेट कर दिया, स्क्वायरिंग करके ये निकाल दिया. अब कॉस थीटा नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, थीटा मतलब पॉजिटिव एंगल, 1/2 कहां पे आता है, π/3 पे आई थिंक, है ना. तो थीटा कितना हो जाएगा, 2π/3. क्लियर है. यस. एक बार देख लो सब लोग सारी स्टेप्स, देखो समझ में आया कि नहीं आया. किसी को डाउट हो तो पूछ लो वापिस से. एनीवन, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क इट. नो. सबको समझ में आया. ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कर लोगे अब. Yes, sir. यस सर. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये भी एक्सप्रेशन लिख लो. अगर 3 का स्क्वायर आता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए. लिख लो. कभी भी अगर आपको ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए ऐसा एक्सप्रेशन पूछा जाए, तो कहीं ना कहीं हो सकता है उसमें ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना पड़ रहा हो, क्योंकि इसी के फॉर्मूले में ये वाला रिलेशन आता है. तो यहाँ पे यही बता रखा है कि कभी भी ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ई ये पूछा हो, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का. लिख लो. लिख लिया. 2 मिनट्स. हो गया सर. लिखो. If A, B, C are unit vector, then find the minimum value of this. करो कोशिश. थोड़ा सा लॉजिकली सोचो, अभी जो हिंट दिया उससे मिनिमम वैल्यू निकालनी है, मतलब कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी क्रिएट करनी पड़ेगी. सोचो.
क्या सोचा आप लोगों ने, बताओ, बोलो। तो पहले डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाएं। देखो, आपके पास पता है ये वाला फॉर्मूला किस में आता है, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में आता है ये वाला एक्सप्रेशन, हाँ है ना, बोलो, इसके होल स्क्वायर में वाला फॉर्मूला आता है। तो ये किसी होल स्क्वायर है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये किसी भी नंबर का होल स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, हाँ है ना। यस सर। तो कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी डेवलप करनी थी और ये वाला फॉर्मूला भी यूज करना था, तो मैंने क्या करा, होल स्क्वायर ऑफ दिस नंबर विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा इसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2, दिस एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ट्वाइस ऑफ दिस एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 3, दिस एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3/2। ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2 होगा, तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलो, -3/2। -3/2। तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, इसका याद भी रख लेना, ये मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडरस्टूड। यस सर। यस सर। अब ये भी एक थोड़ा सा अच्छी वेराइटी का क्वेश्चन था, करो ट्राई। ये सब मैनिपुलेटिव वाले क्वेश्चन है, एक एक बार कर लोगे तो आइडिया लग जाएगा। देखो चलो ध्यान से, सबसे पहले बताओ ऊपर वाले वो सिंप्लीफाई करने पे कितना आ रहा है, यहां से बताओ क्या एक्सप्रेशन आ रहा है, बोलो। mod of a square minus 2a vector dot b vector। आज तो यूनिट वेक्टर है ना, वो वैल्यू पुट अप करके बताओ फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ रहा है। एबीसी यूनिट वेक्टर है, तुमका मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो बताओ इससे क्या रिलेशन आ रहा है, जल्दी से करो ट्राई सब लोग, ओपन करो, ए मैग्नीट्यूड ऑफ एबीसी 1 रखो,
इसको सिंप्लीफाई करके क्या एक्सप्रेशन आ रहा बताओ। अच्छा इसकी वैल्यू बताओ, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये कितना है? इसको सिंप्लीफाई करके बताओ, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए की वैल्यू कितनी आ रही है? करो ट्राई। सॉल्व करूं क्या मैं? कितना आएगा ये? पता नहीं क्या। ए माइनस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूला आता है कि वो भी नहीं आता है? क्या होता है ये? मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर अभी तो बताया था, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए डॉट बी। यहाँ पे आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 बी डॉट सी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 ए डॉट सी इक्वल टू 9। ये 1 प्लस 1 2, ये 2, ये 2, ये हो जाएगा 6। 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 6। उधर जाके माइनस होगा, यहाँ से 2 कॉमन, माइनस 2 कॉमन, क्या बचेगा? ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू 6, सॉरी 3। 9 माइनस 6 3 बचेगा। तो यहाँ से आपके पास क्या आया? ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू -3/2। मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई है। अब ये तभी पॉसिबल है जब ये भी -1/2 हो, ये भी -1/2 और ये भी -1/2। मतलब ये अगर -1/2 हुआ तो a इंटू बी इंटू कॉस थीटा -1/2, कॉस थीटा -1/2 मतलब थीटा कितना हो जाएगा? एंगल बिटवीन देम अभी निकाला था 2π/3, मतलब 120 डिग्री। मतलब ए बी बी सी और ए सी में, तीनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। अंडरस्टूड? Yes, sir. ठीक है, यहाँ से आपको ये इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा कि तीनों की वैल्यू -3/2 और ये मैग्नीट्यूड भी 1 है। तीनों का कॉस कितना आ रहा है? -1/2। तीनों का कॉस -1/2 आएगा, तब जाके मतलब तीनों के बीच में एंगल क्या होगा? 120 डिग्री। अब ये जो एक्सप्रेशन पूछा है, इसको होल स्क्वायर ओपन कर लो, इसका होल स्क्वायर निकाल लो। इसका होल स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर twice of a dot b 10 a dot b plus b dot c 25 b dot c plus 10 a dot c। अब यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर देना, सबकी वैल्यू ऑलरेडी पता ही है आपको। वैल्यू पुट अप करोगे आंसर आ जाएगा। सबका मैग्नीट्यूड 1 है तो 4 प्लस 25 प्लस 25 प्लस ट्वाइस ऑफ, यहाँ पे देखो कितना आएगा? a इंटू बी इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना है? -1/2 है, तो -1/2 करोगे तो कितना आएगा? -5। और यहाँ कितना आएगा? 25/2, -25/2, वो भी आएगा -5। अब इसको सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल लो। अंडरस्टूड? Yes, sir. ये हो जाएगा 50 प्लस 4 दैट इज 54 प्लस 2 इंटू -10 -25/2। यहां से आप सिंप्लीफाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा, जो भी आना होगा। कितना आएगा? 20 माइनस 25, 54 माइनस 45 कितना होगा? 9। तो आप ध्यान से देखो, ऐसी वेराइटी अगर आती है तो ऐसे करना है। जो पहले गिवन एक्सप्रेशन था वहां से एक वेराइटी क्या निकाली? ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, 1 आ गया। 1 निकालने के बाद सॉरी -3/2 आ गया। -3/2 आ रहा है, मतलब तीनों की वैल्यू -1/2 होगी। तीनों की वैल्यू -1/2 और यूनिट वेक्टर है, मतलब एंगल 120 डिग्री होगा।
उस 120 डिग्री का यूज हमने जो गिवन एक्सप्रेशन पूछा था वहां पे यूज कर लिया, उसका होल स्क्वायर ओपन कर लिया, इसके होल स्क्वायर की वैल्यू 9 आ रही है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 3। क्लियर है? Yes, sir. आपका आंसर 3 आएगा, आपने होल स्क्वायर निकाला था ना, होल स्क्वायर की वैल्यू 9 आ रही है, तो उस एक्सप्रेशन की वैल्यू 3 आएगी। ठीक है, ओके ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में और वेराइटीज में आती जो है वो कवर करेंगे। जितना मैंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड एनसीईआरटी जो नोट्स मैंने जहां तक अभी तक 3 लेक्चर में कवर कर लिए, उनको आप रिवाइज करके आना, ताकि अगली क्लास में आपको थोड़ा और समझ में आ जाएगा। ठीक है।